हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुनैर माइकल है। आई एम अ फार्माकोलॉजी लेक्चरर एट गज़ाली गर्ल्स कैंपस और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनसेड और ये आपको आपकी बुक पेज नंबर 68 पे मिल जाएगा। सो यू कैन लाइक get help from there. So the topic is non-steroidal anti-inflammatory drugs. Basically anti-inflammatory drugs वो होते हैं जो पेन रिलीव करते हैं, फीवर रिलीज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिलीव करते हैं। मतलब आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जब कभी भी आप यूज़ करते हैं उससे पेन का एहसास नहीं होगा, स्वेलिंग का एहसास नहीं होगा। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो एनसेड्स यूज़ करते हुए आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। एनसेड्स बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल है। इसका ये मतलब है कि इसमें कोई भी स्टेरॉयडल कंपोनेंट नहीं है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है। इसी वजह से इनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हैं। स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वी विल डिस्कस व्हेन वी मूव लेटर इन विद आवर टॉपिक, लेकिन एज फॉर नाउ यू शुड ऑल फोकस ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से हमें पेन का एहसास नहीं होता, हमें स्वेलिंग का एहसास नहीं होता और टू सम एक्सटेंट ये फीवर को भी ट्रीट करता है। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्लासिफिकेशन में सैलिसाइक्लिक एसिड आता है जिसका ड्रग है एस्पिरिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ है हमारी कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में। और अब आपको पता चल गया होगा कि एस्पिरिन जब आप यूज़ करते हो तो आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स आते हैं और एंटी पायरेटिक इफेक्ट्स आते हैं। तो दीज आर द ड्रग्स विच बिलोंग्स टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके अलावा हमारे पास है प्रोपियोनिक एसिड जिसमें हमारे पास नेप्रोक्सीन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ये बेसिकली सारे पेन किलर्स हैं जो कि आप नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते रहे होंगे। एंथ्रेनिलिक एसिड जिसका ड्रग है मेफिनामिक एसिड, सबका यही काम है कि ये पेन रिलीव करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसका है डिक्लोफेनिक एंड एसिलोफेनिक। डिक्लोफेनिक सोडियम, पोटेशियम, हमारे पास इनके सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आते हैं पायरोक्सिकाम एंड टिनोक्सिकैम, जो भी आपने बिल्कुल इनके नाम सुने होंगे। दे आर ऑल बिलोंगिंग टू एनसेड्स। पायरोल डेरिवेटिव दैट इज कीटोरोलैक, इंडोमेथासीन एंड नेबिमिटोन। दीज आर द ड्रग्स जो कि एक डेरिवेटिव वर्जन है नॉर्मल ड्रग से और आगे जाके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडोल डेरिवेटिव्स जिसमें हमारे पास सनलिडाक और इंडोमेथासीन आ जाता है। पायरोजोलोन डेरिवेटिव जिसमें हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन आ जाते हैं। तो ये सारी क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कहते हैं। व्हाट इज़ अ कॉक्स इनहिबिटर, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सेलेक्टिव, ये हम जब आगे जाते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर एंड नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इसको अभी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन कि ये ऐसे ड्रग्स हैं कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी या एंटी एनर्जेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। यहाँ पर है हमारे पास COX-2 इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स एंड सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स, जिस पे हमारे पास नेमसोलाइड आ जाता है, डिक्लोफेनिक आ जाता है, एसिलोफेनिक आ जाता है। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में हमारे पास सेलिकॉक्सिब आ जाता है, एटोरिकॉक्सिब आ जाता है एंड पेरिकॉक्सिब। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स वो ऐसे ड्रग्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। ठीक है, एज यू ऑल नो कि जो अर्थराइटिस की पेन होती है वो बहुत ज़्यादा सवेयर होती है और नॉर्मल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उससे वो ट्रीट नहीं होती। तो उसके लिए जो स्पेशल क्लास है दैट इज COX-2 इनहिबिटर और ये सेलिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब, दीज आर द ड्रग्स, दीज आर द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। तो इसमें हमारे पास पैरासीटामोल आ जाता है जिसका जेनेरिक है एसिटोअमाइनोफेन, मेटामाइजोल, प्रोफिफेनाजोन, न्यूफोफैम,
ये सारी ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पास एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी टू शो करते हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स के एनसेड्स काम किस तरह करते हैं, तो इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 रिसेप्टर्स होते हैं एनसेड्स की एक्टिविटी के लिए, दैट इज़ COX-1, COX-2 एंड COX-3। COX-1 का क्या है कि जब भी ये बॉडी में लाइक रिलीज होगा या एक्टिवेट होगा तो ये बॉडी के हेमोस्टासिस को मेंटेन करेगा, जिसमें हमारे पास स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, प्लेटलेट्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये COX-1 का काम ये है कि वो बॉडी को एक स्टेबल और स्टेबलाइज कंडीशन में रखेगा, नॉर्मल कंडीशन में रखेगा, उसमें वेरिएशंस वगैरह नहीं आने देगा। COX-2 बिकॉज ये काम करता है इन्फ्लेमेटरी साइड में, दिस इज़ बेसिकली द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बॉडी। ये नॉर्मली बॉडी में रिलीज होता है या काम करता है और उसमें की वजह से बॉडी में जो होमोस्टासिस है वो बराबर आता है। हमारा जो काम है दैट इज़ बेसिकली विद द COX-2, बिकॉज COX-2 के जब कभी भी जो COX-2 है वो बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारी इन्फ्लेमेटरी साइट्स बॉडी की जितनी भी हैं उसको जाके एक्टिवेट करता है। मतलब वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी साइट्स ऑल अराउंड द बॉडी अवेलेबल होती हैं। जब कभी भी आपको इंजरी या ट्रॉमा या कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई इंटरनल इंजरी हो जाती है तो ये COX-2 इनहिबिटर्स COX-2 जो है ये ऑटोमेटिकली जाके इन्फ्लेमेशन साइट्स को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और ये जो सारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर आउट हो जाता है, वो लाइक रिलीज होना शुरू कर देता है। ये मैक्रोफेजेस और ये सारी चीज़ें उस जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ पर इंजरी असल में हुई है, तो वहाँ पर जाके ये स्वेलिंग कॉज करना शुरू कर देता है। स्वेलिंग, पेन, रैशेस ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उन जगहों पे जहाँ पर कोई इंजरी हुई होती है। और COX-3 हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स इन CNS, हार्ट, आयोटा और इन सारी जगहों पे। और मतलब ये सारे ऐसे बॉडी के सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और ये ट्रिगर करता है पेन को, फीवर को, हाइपरटेंशन को, बिकॉज यू नो द हार्ट एंड आयोटा इज़ बेसिकली रिलेटेड विद हाइपरटेंशन और इस तरह की चीज़ों को। अब एनसेड्स का काम क्या है कि वो इनहिबिट करते हैं COX-2 को। यहाँ पर आप क्रॉस देख रहे होंगे, ठीक हो गया। आर्किडोनिक एसिड जो है जब कभी भी रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है तो वो COX-1 COX-2 को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपके पास COX-1 पे तो नॉर्मल मैकेनिज्म आज शुरू हो जाते हैं, COX-2 पे आपके पास इन्फ्लेमेटरी और COX-3 पे भी आपके पास फीवर और पेन वाली फीलिंग्स ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। जब कभी हम एनसेड्स लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो COX-2 है ये इनहिबिट हो जाता है। मतलब कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं मैसेंजर RNA एक्सप्रेशन को, जिसकी वजह से COX-2 हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे ये चीज़ें अब रिलीज़ नहीं होंगी। मतलब कि अगर आपको कोई इंटरनल इंजरी हुई है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जब कभी भी आपने एनसेड ले ली तो उसके बाद आपको इन्फ्लेमेशन, पेन और ये सारी चीज़ें नहीं फील होंगी। बहुत ही टेम्प्रेरी ये ट्रीटमेंट होती है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग द कॉज ऑफ द डिजीज़। आप ऊपर से उसकी पेन और उसका जो रैशेस है और उसकी जो फीवर है वो तो ट्रीट कर रहे हो, लेकिन यू डोंट नो कि आप का जो कॉज ऑफ डिजीज़ है वो क्या है। जब कभी भी आपकी पेन या वो सब कुछ होता है तो लाइक हमारी कम्युनिटी में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि लोग जल्दी पैरासीटामोल और ये जो पेन किलर्स हैं ये सब कुछ ले लेते हैं, बजाय उसके कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको पता चले कि नेक्स्ट उन लोगों ने क्या स्टेप लेना है। सो बेसिकली जो COX-2 इनहिबिशन का सारा फिनोमिना है ये इन्फ्लेमेटरी साइट्स को मैक्रोफेजेस और ये चीज़ें रिलीज़ नहीं करने देता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में शो नहीं होती। जब इन्फ्लेमेशन शो नहीं होगी तो आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लोगे एंड यू विल नॉट विजिट द डॉक्टर, और आप घर में ही पेन किलर्स खाते रहोगे। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि लोग लाइक
टेक द पेन किलर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनकी कमर में दर्द है और टांग में दर्द है, तो वो जी पेन किलर्स लेते जाते हैं फॉर टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको आराम मिल जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता है और वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी, बिकॉज ये तो एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो इसकी है नहीं। तो क्या होता है कि वो जब बहुत मामला ख़राब हो जाता है तो वो जाके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स जब उनको एक्सरेज और एमआरआई और ये सब कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें या तो उनका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम्स निकल रहे होते हैं या उनका न्यूरॉन डैमेज का प्रॉब्लम निकल रहा होता है। तो दैट इज़ बेसिकली कि ये जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन और ये जो इस तरह के फिनोमिना है, ये बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बॉडी हमें अलर्ट करती है कि आपकी बॉडी में फ़लाँ जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जब कभी भी हम ये एंसिड्स वगैरह और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन तो उसी जगह पे स्टॉप हो जाती है, फर्दर इन्फ्लेमेशन होती नहीं है। जब फर्दर इन्फ्लेमेशन नहीं होती तो आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और कॉज ऑफ डिजीज़ जो उसकी एटियोलॉजी है उसके पीछे कभी भी नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ एंसिड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडीन। वही जो मैंने आपको बताया, प्रोस्टाग्लैंडीन आर बेसिकली द केमिकल मैसेंजर जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ये सब कुछ कॉज करता है। सो आर्किडोनिक एसिड एक्ट करता है COX-1 और COX-2 पे। COX-1 पे वो दो चीज़ें रिलीज़ करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टाग्लैंडीन एंड थ्रोम्बोजेन। COX-2 पे वो सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडीन वो रिलीज़ करता है और इसका काम ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को वो करें, अलर्ट कर दे। पेन जो भी जगह है जहाँ पर कोई इंजरी वगैरह हुई है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर की फीलिंग्स वहाँ पर जनरेट करें। थ्रोम्बो ये जो COX-1, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इट इज़ द नॉर्मल होमोस्टैसिस फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की नॉर्मल होमोस्टैसिस को मेंटेन करता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इन्फ्लेमेशन, फीवर और समथिंग लाइक दैट। सो प्रोस्टाग्लैंडीन जो COX-1 पे रिलीज़ होता है वो जाके प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा को। गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा इज़ बेसिकली द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक एज वेल एज द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड थ्रोम्बोजेन जो है हमारे पास ब्लड में अवेलेबल होता है और वो सपोर्ट करता है प्लेटलेट फंक्शन को। अब जब कभी भी हमने एनसिड ले लिया तो बिकॉज एनसिड इज़ अ COX-2 स्पेसिफिक इनहिबिटर, तो वो क्या करता है कि ये COX-2 के इनहिबिटर मतलब COX-2 की इनहिबिशन कर देता है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडीन रिलीज़ नहीं होंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडीन रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ये पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन वाली फीलिंग्स हमारे पास नहीं होंगी। इसके अलावा एंसिड्स में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंसिड्स। नॉन स्पेसिफिक एंसिड का ये मतलब है कि वो COX-1 और COX-2 में से किसी पे भी एक्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो COX-2 पे ही एक्ट करेगा। सो अगर उस एक नॉन स्पेसिफिक एंसिड है तो वो COX-1 पे भी एक्ट करेगा और COX-2 पे भी एक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा कि बॉडी का जो नॉर्मल ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो वो सपोर्ट कर रहा है प्लेटलेट फंक्शन को और ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं, it do affect up to some extent. Major effects of prostaglandin synthesis inhibition। जब कभी भी हम prostaglandin synthesis के synthesis को inhibit कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की कि COX-2 पे जब वो एक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि वो prostaglandin की synthesis को inhibit कर देता है और हमें पेन और इन्फ्लेमेशन की जो फीलिंग्स है वो फील नहीं होती। तो अब देखते हैं ऑल अराउंड द बॉडी जब प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे। एनाल्जेसिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रिवेंशन ऑफ पेन हो जाती है क्योंकि नर्व एंड सेंसिटाइजेशन हो जाती है। वही बात है कि जब आपकी पेन, प्रोस्टाग्लैंडीन ही वो हार्मोन है जो आपकी वो हार्मोन तो नहीं, दैट केमिकल जो आपकी उसके ऊपर आपके ऊपर पेन और इन्फ्लेमेशन की फीलिंग्स या अलर्टनेस की फीलिंग आपके ऊपर प्रोमिनेंट करवाता है। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेसिस प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या होगा कि बॉडी में एनर्जेटिक फीलिंग्स हो जाएंगी, नर्व एंडिंग सेंसिटाइज हो जाएगी और पेन बिल्कुल आपको फील नहीं होगी। एंटीपायरेसिस दैट इज़ रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हाइपरथर्मिया। दैट इज़ जब कभी भी आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप एंसिड्स ले लेते हो और आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अपनी नॉर्मल होम्योस्टैसिस कंडीशन में आ जाता है बाय एक्टिंग ऑन द COX-1, क्योंकि वो एक नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी को स्टेबल कंडीशन में दे के आता है।
एंटी-इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, बिकॉज दीज आर द ड्रग्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन पर्पस। तो उसमें क्या होता है कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जितनी भी आपकी पेन है, टेंडरनेस इज बेसिकली ये जो आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, इसको ईज आउट करता है, स्वेलिंग्स को ख़त्म करता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आपको शो होता है। एंडोथ्रोम्बोटिक एक्शन, दैट इज इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स को एग्रीगेट मतलब के क्लस्टर्स ग्रुप्स बनाने से रोकता है, खून को पतला रखता है। इस वजह से जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको एस्पिरिन दी जाती है। तो एस्पिरिन इसी वजह से दी जाती है कि उनका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन रहे, क्लस्टर्स ना बनाए, बिकॉज अगर उनके ब्लड ने की तो ऑब्वियसली फैट डिपोजिशन होती है आर्टरीज में, इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट और ये सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व हो रही होती हैं। तो बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर एक कार्डियक पेशेंट है तो उसको साथ एस्पिरिन भी दी जाए, ताकि उसका ब्लड का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा थिन रहे। क्लोजर ऑफ ड्रग आर्ट्रियोसिस इन न्यूबॉर्न, हमारे पास अक्सर ऐसे फीटसेस आते हैं जिनमें जो आर्टरीज होती हैं उनका क्लोजर हुआ होता है, लाइक वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुई होती। सो इस केसेस में हम एनसेड उनको एडमिनिस्टर करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द चाइल्ड्स बर्थ, और फिर जब हम उसको वो करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो क्लोजर उसका होता है वो ओपनिंग में चेंज हो जाता है। प्लेटलेट का इफेक्ट आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास जो दैट इज़ CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है CVS। तो उसमें यही होता है कि वो वैसोडाइलेशन करता है। जब वो वैसोडाइलेशन करता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो ब्लड है वो आराम से उसमें से पास होगा। तो ये हमारे पास एंसर्स का फंक्शन है इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। रेस्पिरेशन में ये क्या होता है कि जो एल्वियोलर वेंटिलेशन होती है उसमें ये हेल्प करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन में हेल्प करता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इन द मसल, जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारी मसल्स थक जाती हैं, और इसी वजह से थक जाती हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा CO2 की प्रोडक्शन हो जाती है। तो उस CO2 प्रोडक्शन को मसल्स में, बॉडी में से ये रिमूव करता है by the process of like respiration। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में GIT, दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जो आपका स्टमक है और आपका जो एसोफेगस है, ये सारा कुछ आपके GIT में आता है। तो GIT में एस्पिरिन स्टिमुलेट करता है CTZ को, दैट इज़ द वोमिटिंग सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज़ कीमोट्रॉपिक ट्रिगर जोन। एंटीमिटिक ड्रग्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल से भी पढ़ेंगे कि ये कीमोट्रॉपिक ट्रिगर जोन किस तरह काम करते हैं। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझ लो, इट इज़ जस्ट अ ब्रेन, अ बॉक्स विच इज़ कॉल्ड CTZ विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, और वो आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो जो एस्पिरिन होता है ये स्टिमुलेट करता है कीमोट्रॉपिक ट्रिगर जोन को और MSS कॉज करता है। प्रोड्यूस डोज रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड हैमरेज, जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा एनसेड्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोसा की डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सो दैट इज बिकम्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड। इसके अलावा हम अगर रेनल की बात करें, रेनल मीन्स किडनी, सो इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम यूरेट रिजल्टिंग इन यूरिकोसूरिया एट द डोसेज अबव 5 मिलीग्राम। जब कभी भी हमारे पास हम जब कभी एनसेड्स लेते हैं तो एनसेड से क्या होता है कि सोडियम यूरेट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक यूरिया जो है हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, जिसको हम यूरिकोसूरिया भी कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं, जब हम गाउट का लेक्चर डिस्कस करेंगे तो हम अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन इज़ बेसिकली सारे आपके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो ये जब कभी भी हम एनसेड्स लेते हैं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के जितने भी स्टेरॉयडल सिक्रीशंस होते हैं और हाइपोथैलेमस की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर उस सबको वो डील करता है, और सबको डील करने के उससे वो बॉडी को एक होम्योस्टासिस कंडीशन में रखता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, और हाइपोथैलेमस का काम ही ये है कि बॉडी को वो स्टेबलाइज कंडीशन में रखे। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक इज दैट कि वो आपकी एनर्जी साइकिल्स जो बॉडी के अंदर होती हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से रेगुलेट करता है।
एस्पिरिन जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कॉज करता है। इसी तरह और भी ड्रग्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अगर हम लोग सेंट्रली इंड्यूस्ड COX-2 यूज़ करेंगे तो उसका क्या अफेक्ट होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ गई ट्रॉमा या किसी किस्म की एलर्जी आ गई, तो आप क्या करोगे कि रिलीज़ ऑब्वियसली आपकी बॉडी में आर्किडोनिक एसिड रिलीज़ हो जाएगा। आर्किडोनिक रिलीज एसिड रिलीज़ होगा तो वो जाके COX-2 को ट्रिगर करेगा। जब COX-2 को ट्रिगर करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एट द इन्फेक्शन साइट जो है कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और वो पेन होने शुरू हो जाएगी आपको। पेन का मतलब ये है कि उस जगह पे आपको सवेयर पेन होगी जिसकी वजह से आप कोई ना कोई मेडिसिन लोगे। और इसी तरह अब ये जो लाइक एक नॉर्मल कंडीशन में होगा तो फिर उसको E2 का उसका जो नाम है दैट वुड बी E2। लेकिन अगर ये पेरिफेरी एंड सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, अगर ये पेरिफेरी होती है हमारी टांगों का एरिया, हमारे बाजुओं का एरिया, लाइक द एंड एरियाज ऑफ आवर बॉडी, तो उसमें ये IL-1 बीटा को जाके ट्रिगर करेगा और ये IL-1 बीटा 2 COX-2 के साथ इन्हें बाइंड करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारी पेन हमारे बॉडी को फील होगा। तो जब कभी भी हम एनसेड्स लेते हैं तो एनसेड्स का क्या काम होता है कि वो सेंसिटाइजेशन कर देता है इस पेन की। सेंसिटाइजेशन का ये मतलब है कि कॉज ऑफ डिजीज़ उसको नहीं पता कि ये ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन हुआ किस वजह से है, लेकिन एट द यूज़र एंड मतलब एट द प्रोडक्ट एंड, बिल्कुल एंड वाले एरिया पे पेरिफेरी पे उसने सेंसिटाइजेशन कर दी, उस चीज़ को नम कर दिया, उस चीज़ को सेंसलेस बना दिया। तो दैट इज़ कि हम कॉज ऑफ डिजीज़ को इधर वो नहीं करते, स्टडी नहीं करते, हम बस उसकी जो एक नॉर्मल वो है एक जो नॉर्मल उसका सिम्टम है बस उसको दबा देते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। और जब तक हम एनसेड्स और इस तरह के पेन किलर्स लेते रहते हैं, होता ये है कि वो पेन हमें महसूस नहीं होती, लेकिन कॉज ऑफ डिजीज़ क्या पता उतनी देर में बॉडी का बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर चुके। आपकी जो वो है आपका जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जो एक टॉपिक है दैट इज़ एंटीपायरेसिस, और एंटीपायरेटिक भी उसको कहा जाता है। सो एंटीपायरेटिक और जो एनसेड्स हैं दे आर उनका जो मैकेनिज्म है वो सेम है, और अभी हम लोग इधर पढ़ भी लेंगे। सो एंटीपायरेटिक भी मैंने इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, आप अपनी कोर्स आउटलाइन दे सकते हैं, उसके अंदर एंटीपायरेटिक का भी एक टॉपिक है। क्योंकि वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम था तो मैंने इसी के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया है। इन केस यू डोंट गेट कंफ्यूज तो आप इसको बुक से जिधर भी एंटीपायरेटिक का टॉपिक है वहाँ से देख सकते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब है अगेंस्ट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का अगर आम वर्ड हम मतलब समझे तो दैट इज़ फीवर। The reduction in the body temperature in case of hyperthermia. Hyperthermia means increase in temperature. जब कभी भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं, ऐसी मेडिसिन जो फीवर को रिड्यूस करें। नॉट इन नॉर्मोथर्मिक इंडिविजुअल्स। अब ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिसमें टेम्परेचर नॉर्मो थर्मिक मीन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को एंटीपायरेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। जब कभी हमारे पास हाइपरथर्मिया आता है, चाहे वो किसी भी केस में है, कैसा भी है, लाइक जब कभी हमारे पास कंडीशन आएगी तो हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेंगे। नॉर्मोथर्मिक कंडीशन में या नॉर्मल अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो उन केसेस में हम बिल्कुल भी वो नहीं लेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे किसी भी किस्म के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी। इधर तो इन लोगों ने सिर्फ दो ही मेंशन किए हैं कि फीवर या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या तो टिश्यू इंजरी की वजह से होता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर हमारे पास फटीग आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, रेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी एंटीपायरेसिस आ जाते हैं और इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी या एक्सीडेंट्स वगैरह ये तो कॉज है ही हाइपरथर्मिया के। फीवर किस तरह आता है? बाय जनरेशन ऑफ पायरोजेंस और इंटरल्यूकिन्स TNα and interferons induce the production of prostaglandin at E2 receptors in hypothalamus.
ठीक हो गया। आपने पहले पढ़ा था कि वो जो जब कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल टिश्यू इंजरी आ रही है या ड्रग इन्फेक्शन आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास फीवर आता है तो इसका यही मतलब है कि हमारी बॉडी में पायरोजेंस रिलीज़ हो रहे हैं। पायरोजेंस अब 3 किस्म के होते हैं, दैट इज़ इंटरल्यूकिन्स, TNF एंड इंटरफेरॉन्स। जब कभी भी आपकी बॉडी में ये तीनों इकट्ठे रिलीज होंगे तो दीज आर द जनरेशंस और दीज आर कॉल्ड पायरोजेंस। पायरोजेंस मीन्स दीज आर द दोज केमिकल्स जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। और किस तरह इंक्रीज़ करता है कि ये इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एट E2 रिसेप्टर्स। मेरे ख्याल में आपको इधर देखा था आपने कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जाके इसकी वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है विद इन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस रेज इट्स टेम्परेचर एट द सेट पॉइंट। आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब कभी भी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसका ये काम है कि उसको डाउन करें। अगर बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो हाइपोथैलेमस ऐसे बॉडी में केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर हाइपोथैलेमस को इस तरह का इंडिकेटर मिले कि उसने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो वो इंक्रीज़ कर देता है, और वो तभी करता है जब बॉडी के अंदर इंटरल्यूकिन्स, TNF और इंटरफेरॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं COX-2 एंड COX-3 इनहिबिटर्स। तो ऑब्वियसली उनको भी वो ट्रिगर करता है। NSAID block the action of prostaglandin production in hypothalamus and reduce the temperature। अब NSAIDs जब हम लेते हैं, बिकॉज NSAIDs आर द ड्रग्स जो आपने पढ़ा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। तो जब कभी भी NSAID हम लोग लेते हैं तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ PG एट E2 है इन द हाइपोथैलेमस, इसकी प्रोडक्शन को वो रिलीज़ होने से बचा देता है, प्रिवेंट कर देता है। जब वो हाइपोथैलेमस ट्रिगर ही नहीं होगा तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी आती है दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एट द साइट ऑफ इंजरी इनहैंस COX-2 मीडिएटेड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब कभी भी हमारे पास इंजरी या ट्रॉमा की कंडीशंस आ जाती हैं तो CO2 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अब जब इंक्रीज़ हो जाता है तो उस जगह पे हमारे पास पेन और स्वेलिंग्स की फीलिंग आना शुरू हो जाती हैं। अब जब कभी हमने एंसर्स लिया तो एंसर्स क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को एट द साइट ऑफ इंजरी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट एंसर्स डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी टू इनहिबिट COX-2। जब हम लोग पहले COX-1 और COX-2 की बात कर रहे थे तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर और एक नॉन स्पेसिफिक एंसिड्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक एंसिड्स उस पे COX-1 पे भी एक्ट कर सकते हैं, COX-2 पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट एंसिड्स डिपेंड के वो जो उसने एंसिड लिया है उसकी कैपेसिटी क्या है। आया उसने सिर्फ COX-2 पे एक्ट करना है और क्या उसने दोनों पे एक्ट करना है। Also inhibit other mechanism. Prostaglandins are not the sole mediators of inflammation. Other mediators are leukotrienes, cytokinins and PAF। और इसके अलावा एडहेशन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको ELAM1, ICAM1, कीमोटैक्सिस वगैरह भी कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्सप्रेस सेलेक्टिन्स एंड इंटीग्रिन्स। अब ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक इन्फ्लेमेशन साइट पे प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा एंटीपायरेटिक में क्या होता है कि ल्यूकोट्राइन्स और ये TNF और इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिलीज़ होती हैं। तो जब कभी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी में आता है तो उधर भी इस तरह की एडहेसिव मॉलिक्यूल्स, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये सारा कुछ वहाँ पर रिलीज़ होता है और फिर आगे उनके सारों के नाम दिए गए हैं। तो जब कभी आप NSAIDs लेते हो तो वो इन सब को बंद कर देता है, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग्स ख़त्म हो जाती है। Some NSAIDs also act inhibition generation of free radicals, also known as GM, CFS, IL, interleukin 6। इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है तो लाइक इतने ज़्यादा आपके पास जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो उस जगह पे रिलीज़ होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा सवेयर इफेक्ट होता है। सो हम लोग आते हैं यू कैन से द साइड इफ़ेक्ट्स और द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ
एनसेड्स, तो जो एडवर्स इफेक्ट है उसके दैट इज़ ऑन द CNS, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास वो होगा एनसेड्स की कंसनट्रेशन हमने एक सफिशेंट अमाउंट से ज़्यादा ले ली है, तो उससे हमारे पास हेडेक आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी। हम अभी ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमें ड्राउजनेस की फीलिंग आएगी। अगर हमने एक नॉर्मल कंसनट्रेशन से एनसेड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया है तो हमारे पास हाइपरथर्मिया के भी केसेस आते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर के भी केसेस आते हैं, स्वेटिंग हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, प्यास हमारी बहुत ज़्यादा, थ्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा हाइपरनिया लाइक रेस्पिरेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे हर चीज़ हमारे पास ब्रेन से कंट्रोल हो रही है। तो जब हमारा ब्रेन ही एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे या स्टेबल पोजीशन पे नहीं है तो क्या होगा कि जो बाकी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी हैं वो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं चल रही होंगी। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो अक्सर औकात वेजोडाइलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बेबीज़ के केस में भी वो आर्ट्रियोसिस की वेजोडाइलेशन करता है, और नॉर्मल कार्डियक पेशेंट्स को भी एस्पिरिन और ये सब कुछ दी जाती है ताकि वेजोडाइलेशन हो जाए और ये जो ब्लड है वो उसकी थिनिंग हो जाए। तो अक्सर औकात इतनी ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो जाती है कि हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट्स की मरने की का चांसेस भी आ जाते हैं। जीआईटी में गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस हो जाती है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाती है। ये तो हम लोगों ने उधर भी पढ़ा कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनसेड से हमारे पास जीआईटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, अल्सर्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, म्यूकोसल डैमेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ रेनल। सो ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन होती है, लाइक हमारा एक पूरा प्रोसेस है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से मूव आउट होंगे और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर रहेंगे, और उसका जो सारा प्रोसेस है तो उसको कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो सारा प्रोसेस है वो डिक्रीज डाउन हो जाता है। लिवर के केसेस में हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अ पर्सन हु इज़ यूजिंग एनसेड फॉर रेगुलर अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसके अंदर हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज लिवर उसका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आप बेसिकली वो रिएक्शंस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सारा एलर्जिक या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है कि बॉडी में ऐसे एलर्जेंस और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी आपकी बॉडी को फील होती है। आप किन चीज़ों में इनको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑब्वियसली मदर बॉडी के साथ फीटस बॉडी जुड़ी होती है, और जब कभी भी आप इतने सेंसिटिव ड्रग्स लेते हो तो उनकी जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट आ जाता है। हीमोफीलिया, ऑब्वियसली हीमोफीलिक पेशेंट्स के जो ब्लड होता है दैट डज नॉट क्लॉट, आपको पता भी होगा। तो अगर उस केसेस में आपने एस्पिरिन वगैरह या इस तरह की ड्रग्स ले ली जो ऑलरेडी ब्लड थिनिंग का काम करती हैं, तो वो तो ऑलरेडी पेशेंट हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है, और ऊपर से आपने ऐसे ड्रग्स भी दे दिए जिसमें क्लॉटिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो उससे ये होगा कि पेशेंट के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, तो एक पेशेंट ऑलरेडी पहले भी पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा है, ऊपर से आपने एनसेड दे दिया। एनसेड्स का तो काम ही ये है कि वो जाके म्यूकोसल लाइन को डैमेज और ये सब कुछ करे, तो उस केसेस में फिर बहुत ज़्यादा एक लीथल कंडीशन आ जाती है जिसमें ब्लीडिंग और ये सब कुछ एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ड्रग इंटरेक्शन इसका आता है स्पाइरोनोलेक्टोन के साथ, जो कि एक डायूरेटिक है, एसिटोजोलामाइड के साथ और पेनिसिलिन जी के साथ। सो ड्रग इंटरेक्शन इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको थोड़ा नॉलेज हो कि हर ड्रग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई उसका इंटरेक्शन भी होता है। यू डोंट हैव टू लर्न दैट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आर बेसिकली एनसेड जो हम लोग पेन किलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूप्रिप्रोफेन, ये सारी चीज़ें आपने नाम भी सुना होगा और यूज़ भी ये होगा। इनके सारी एक्टिविटी यही है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एफिकेसी जो है वो एस्पिरिन से कम होती है और इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। जाहिर बात है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को जब इनहिबिट करेगी तो फिर उसमें पेन की फीलिंग्स और इन्फ्लेमेशन की फीलिंग्स उसमें
नहीं आएगी। इसके अलावा एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी जो है आइबुप्रोफेन के साथ भी शो हो सकती है कि वो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को प्रिवेंट करता है। एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि ये एस्पिरिन से बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइक यूज़ करने में, और कोई इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ एंडोमेथासिन। इट इज़ माइल्डर देन द आइबुप्रोफेन एंड द एस्पिरिन, और इसको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, मतलब इसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एनसेड्स की जो एक्टिविटी है लाइक एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, तो एंडोमेथाजिन ये बहुत अच्छी है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि इसके साथ नोज़िया, वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। CNS में हेडेक, डिजीनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, टेनाइटस। टेनाइटस है आपको कान में हर वक्त कोई ऐसे टिंग टिंग की आवाज़ सुनाई देती रहती है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एनसेड। जो लोग एनसेड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें ये चीज़ें कॉमन हो जाती है, दैट इज़ ब्लरिंग ऑफ विजन, टेनाइटस और डिप्रेशन वगैरह, दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो इधर इसका मतलब है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो हो जाती है, और प्रेसिपिटेट्स एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा। बहुत ज़्यादा एस्पिरिन लेने की वजह से एस्थमा की चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स 90 to 90% बहुत अच्छी तरह ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे ड्रग्स की बनस्बत कम है। इनहिबिट करता है प्लेटलेट फंक्शन को, और इसी वजह से एज एन एंटीकोगुलेंट के साथ इसको यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर एंटीकोगुलेंट्स भी आप ले रहे हैं और उसके साथ आपने प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स भी ले लिए, तो दोनों का जो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा कि दोनों जो है ब्लड को पतला कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट इतना भी ब्लड को पतला न कर दें कि वो उस पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ही बन जाए। सो कभी भी आप एंटीकोगुलेंट्स को और एनसेड्स को इकट्ठे नहीं देते। फॉर एग्जांपल एंटीकोगुलेंट्स में आप में हेपरिन वगैरह आ जाता है, वारफरिन वगैरह आ जाता है, तो इन ड्रग्स को आप प्लेटलेट और एनसेड्स के साथ कभी भी नहीं दोगे। डिक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायूरेटिक एक्शंस ऑफ फ्यूरासेमाइड, थायराइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। जब कभी भी आप एनसेड्स को देंगे तो इन ड्रग्स के साथ नहीं दोगे, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव आ जाते हैं, डायूरेटिक्स आ जाते हैं, बिकॉज ये फिर उसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेगा और उनकी जो फंक्शंस है उनको डिक्रीज़ करेगा। प्रेगनेंसी में और पेप्टिक अल्सर में नहीं देते, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइबुप्रोफेन जो है सिमिलर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, और लाइक लो डोज एस्पिरिन है, और ड्यूरिंग द पीरियड्स जब कभी भी एक फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो ऐसा लाइक उसको आइबुप्रोफेन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, पैरासीटामोल या कुछ इस तरह की चीज़ ले लेनी चाहिए, बिकॉज इसकी जो डोज है एस्पिरिन से कम है। इसको यूज़ किया जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी, पेन प्रोमिनेंट कंडीशंस में भी, यू नो दैट। बाकी ये इतना कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आइबुप्रोफेन इज़ यूज इन केसेस जब कभी भी आपके पास पेन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती हैं। नेप्रोक्सन इज़ प्रेफर्ड इन एक्यूट गाउट। अब नेप्रोक्सन इज़ बेसिकली पेन किलर, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट की कंडीशन में। स्ट्रॉन्गर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इनहिबिशन ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट गाउट में, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज़ टू लॉन्ग, 12 to 16 आवर्स। तो इसका यही मतलब है कि बॉडी से निकलने के लिए इसको 12 से 16 आवर्स का टाइम चाहिए होता है, तो ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ये शो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ एंडोमेथासिन। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी है। रिलीज ओनली द इंजरी रिलेटेड पेन और इन्फ्लेमेटरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिलीज़ करता है। हाईली पोटेंट इनहिबिटर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड न्यूट्रोफिल नोबिलिटी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, इसी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स शो कर पाता है। और इस यूज़ को छोड़ दो, आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा वेल एब्जॉर्ब्ड होता है, 19% इसकी पी प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, और 2 to 5 आवर्स के अंदर ही इसकी हाफ लाइफ है। तो इसी वजह से ये जो 2 to 5 हाफ लाइफ है, तो इन्फ्लेमेशन और पेन की कंडीशंस ये शो कर सकता है।
Adverse drug reaction is basically the high incidence of gastric and CNS side effects जो भी कॉक्समैन रिलेटेड है, मतलब एनोरेक्सिया है, नोजिया है, ब्लीडिंग है, डायरिया है, उन सबको के ये जो है इसका एडवर्स इफेक्ट है और ये चीज़ें शो करता है। जब कभी भी हम CNS स्पेस पे एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो वही आपके पास मेंटल कन्फ्यूजन आ जाती है, हेलुसिनेशन आ जाती है, डिजीनेस आ जाता है, अटैक्सिया इज डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर शो होती हैं। बस इतने ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट स्टिक टू द बुक, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर अपनी बुक से लर्निंग शुरू करो। यू डोंट हैव टू गो विद द स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स में मोर और लेस कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी उससे ज़्यादा है, आपके लेवल से ज़्यादा है। तो बस आप सिर्फ अपनी बुक से को फोकस करो और यहाँ से सिर्फ समझो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दैट इज़ ड्राइवर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, साइकेट्रिक और एपिलेप्टिक पेशेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, किडनी डिजीज़ है अगर किसी पेशेंट को तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। यू नो दैट क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो ड्राइवर्स हैं और ये जो साइकेट्रिक एंड एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। तो ये तो डिजीनेस और हेडेक्स और मेंटल कन्फ्यूजन कॉज कर रहा है, हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है। तो इस केसेस में फिर ड्राइवर्स किस तरह एक्टिव होकर रह सकते हैं। और साइकेट्रिक और एपिलेप्टिक कंडीशन में ऑलरेडी उनकी नर्व फायरिंग हो रही होती है और मेंटल स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, तो ऊपर से आप उनको एंडोमेथासिन और एंसिड्स वगैरह भी दे दो तो फिर उनका तो और भी कबाड़ा हो जाएगा। किडनी डिजीज़, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके जितने भी टॉक्सिक मटीरियल हैं वो बॉडी से प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं हो सकेंगे। तो जब नहीं हो सकेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ केटोरोलैक, बहुत ही मॉडर्न एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसको यूज़ करते हैं कि जब कभी भी आपका कोई लार्ज ऑपरेशन यूज़ हुआ है तो उसको मॉर्फिन के साथ मिक्स करके दिया जाता है ताकि पेशेंट की जितनी भी पेन एक्टिविटी है वो रिलीज कम हो जाए। इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, बिकॉज ये पेन को पेरिफेरली इनहिबिट करता है। IM और ओरली भी दिया जाता है और IM भी दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो फिर उसको तो IM ही देंगे। डेंटल प्रोसीजर्स में दिया जाता है, म्यूकोस्केलेटल पेन में दिया जाता है, माइग्रेन्स में दिया जाता है। अगर बहुत ही सवेयर किस्म का माइग्रेन है तो केटोरोलैक इज गिवन। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट पेन, रिलेटेड सुपीरियर टू एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल एंड इक्विवेलेंट टू आइबुप्रोफेन। कि इसकी जो एक्टिविटी है वो एस्पिरिन से ज़्यादा होती है, एस्पिरिन और पैरासिटामोल से ज़्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल इक्वल होती है आइबुप्रोफेन के साथ। इसको मॉर्फिन के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन उस केसेस में मॉर्फिन की जो डोज है उसको रिड्यूस किया जाता है, बिकॉज अगर आप केटोरोलैक भी दे रहे हैं और मॉर्फिन भी दे रहे हैं तो पेशेंट के जो डिपेंडेंसी के कॉजेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास ओपियॉइड्स और नॉन ओपियॉइड्स में फ़र्क ये है कि ओपियॉइड्स जो है वो फिज़िकल डिपेंडेंसीज कॉज करता है, एडिक्शन कॉज करता है। जो नॉन ओपियॉइड्स हैं ये एडिक्शन वगैरह कॉज नहीं करते। अगर आप एंसिड्स को किसी भी पॉइंट पे जाके छोड़ना चाहो तो यू कैन ईजिली लीव इट और उसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई डिपेंडेंसी या उस तरह के सिम्टम्स यूज़ नहीं होंगे, बिकॉज द रिसेप्टर्स आर डिफरेंट। मॉर्फिन में आपने पढ़ा था कि वो अल्फा कापा और म्यू और डेल्टा और सिग्मा इन रिसेप्टर्स पे काम कर रहा था और एंसिड्स काम कर रहा है COX-1 और COX-2 पे। तो इस वजह से वो जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जब कभी भी ओपियॉइड्स एक्ट करेंगे तो वो डिपेंडेंसी कॉज करेंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इन पे जब भी ड्रग्स एक्ट करेगा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपियॉइड्स एंड नॉन ओपियॉइड्स, बट नॉट यूज विद एंटीकोगुलेंट, नॉट टू बी यूज फॉर मोर देन 5 days। इसको लाइक अगर आप केटोरोलैक को मॉर्फिन के साथ दे रहे हो, इवन रिड्यूस्ड डोज के साथ दे रहे हो तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना, बिकॉज अल्टीमेटली फिर उसके बाद उसकी डिपेंडेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एनाइमी, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, जिसको 5 to 7 hours के लिए यूज़ किया जाता है। 60% एक्सट्रीज एंड अनचेंज इन यूरिन, मतलब कि जितना भी आपने इंजेक्ट किया है 60% जो है यूरिन के अंदर वैसे का वैसा ही चला जाता है, बिकॉज इट इज़ 5 to 7 hours इसका पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, उसके बाद ये बॉडी से मूव हो जाएगा। एडवर्स रिएक्शन में उसमें नोजिया आ जाता है, एब्डोमिनल पेन आ जाता है, डिस्पेप्सिया आ जाता है, अल्सरेशन, डिजीनेस, नर्वसनेस, ये सारा कुछ आप पीछे पढ़ के आए हो। और जो आपको नए वर्ड्स लग रहे हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ मोर देन योर लेवल। अब आपको समझ आ गई है कि जितने भी एंसिड्स हैं वो GIT प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं,
CNS प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, डिजीनेस होती है, कन्फ्यूजन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ। अब हमारे हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक आपको पेज नंबर 71 ऑफ योर बुक मिल जाएगा। इसमें हमारे पास जो सबसे 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 ज़्यादा मेन ड्रग है दैट इज़ पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन, जिसका जेनेरिक है, और आप लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पैरासिटामोल अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो। और जब देखते हो तो आप बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको यूज़ करना कितना हद तक बेहतर है, कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसको यूज़ करने से, XYZ, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। सो पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स, जिसको हम जिसका जो मेन ड्रग है दैट इज़ पैरासिटामोल। तो फेनेसिटीन 1887 में पहला ड्रग था जिसको 1887 में प्रोड्यूस किया जाता था। इसको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि वो नेफ्रोपैथी कॉज कर रहा था। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी इज़ बेसिकली द डिस्ट्रक्शन और द डैमेज ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनकी डिग्रेडेशन हो रही थी। इस वजह से फेनेसिटीन को बंद कर दिया गया। फिर उसका क्या किया गया कि फेनेसिटीन का जो डी एथाइलेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनेसिटीन था उसको यूज़ किया गया, और उसकी बेसिस पे देखा गया कि एनाल्जेसिक है। जो पैरासिटामोल है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि वो एस्पिरिन की तरह एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, पेन थ्रेशोल्ड भी कम करता है, लेकिन क्या करता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन नहीं करता जैसे कि नॉर्मल एनसेड्स करते हैं। लाइक एक्टिविटीज़ तो इसकी है एनसेड्स की तरह, लेकिन वो प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन नहीं करता लाइक द नॉर्मल एनसेड्स डू। हमने पढ़ा था कि एनसेड्स का नॉर्मल फंक्शन क्या है। एनसेड्स का नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो इंजरी साइट है वहाँ पर कोई वो नहीं होता, इन्फ्लेमेशन और पेन की फीलिंग्स हमारे पास नहीं आती। लेकिन पैरासिटामोल का तो सिस्टम ही डिफरेंट है, एंड सिस्टम डिफरेंट इस तरह से है कि वो COX-2 की जो इनहिबिशन है उसको वो नहीं करता। COX-2 की इनहिबिशन ब्रेन में नहीं करता। नो पेरिफेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लेकिन ये एंटी पायरेटिक एक्टिविटी शो करता है। बिल्कुल इसकी जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल एस्पिरिन की तरह की है। एस्पिरिन अब एक एनसेड है, लेकिन ये खुद तो एनसेड नहीं है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन द एनसेड्स। निग्लेजेबल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है लेकिन निग्लेजेबल है। पुअर इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन पेरिफेरल टिश्यूज बट हाई इन CNS। ठीक है, कॉक्स की इनहिबिशन ब्रेन में तो करता है लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज़ में ये नहीं करता, बिकॉज आपने पढ़ा है कि वो कॉक्स में भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके भी रिसेप्टर्स डिफरेंट है। जो जब हम पढ़े थे तो वो आपने पढ़ा था कि जो स्टमक पे एक्ट करता है दैट इज़ बेसिकली E2, और फिर जो ब्रेन में एक्ट करता है वो कोई दूसरा है, और इस हिसाब से वो ब्रेन में तो उसकी कंसंट्रेशन इनहिबिशन कॉज करता है कॉक्स की, लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज़ पे नहीं करना। इन्फ्लेमेटरी एरिया जो है पेरोक्साइड जनरेशन करती है दैट कैन नॉट इनहिबिट COX-2 इन द प्रेजेंस एट द पेरिफेरी। सेंट्रल रिलेटिव लाइकिंग ऑल्सो COX-3। COX-3 का मैकेनिज्म हमारे पास कोई क्लियर नहीं है कि किस तरह से ड्रग्स COX-3 रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, लेकिन ये है कि इन्फ्लेमेटरी एरिया जो है वहाँ पर पेरोक्साइड की जनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैरासिटामोल है वो COX को इनहिबिट नहीं कर सकता। रिस्पायरेटरी, नो स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी और अफेक्ट एसिड बेस बैलेंस, नो इंक्रीज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब पैरासिटामोल क्यों हमारी इतनी यूज़ में आ रहा है, इसी वजह से कि उसका कोई रेस्पिरेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। वो जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं वो भी इससे कॉज नहीं होती, ना ही वो एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, और ना ही वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो इस वजह से इट इज़ अ रिलेटिवली सेफ ड्रग टू यूज़ एज कम्पेयर टू अदर एनसेड्स। नो गैस्ट्रिक इरोजन और प्लेटलेट फंक्शन ऑल्ट्रेशन, मतलब कि वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हमने एनसेड्स में पढ़े थे कि एनसेड्स की ये प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है बॉडी के अंदर जाके, वो सारे पैरासिटामोल में हमें नहीं नज़र आते। इट इज़ ओरली एब्जॉर्ब्ड 1/4 इसकी पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन है या पीक प्लाज्मा बाउंडिंग है। 3 to 4 आवर्स इसका हाफ लाइफ है, और 3 to 5 आवर्स सॉरी।
इसकी हाफ लाइफ है, मेटाबॉलिज्म होती है जब ये ग्लूकुरोनिक एसिड और सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट बना देता है तो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ये बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है और टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करता। इट इज़ सेफ एंड वेल टॉलरेटेड, एनर्जेसिक, न्यूरोपैथी आ जाती है आफ्टर एजेस। पैरासीटामोल को बहुत एज कम्पेयर टू एनसेड्स ये सेफ और वेल टॉलरेटेड है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये ड्रग है तो ऑब्वियसली इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़ के अब जैसे हमारी सोसाइटी में लोग 2 या 3 पैरासीटामोल्स डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो आफ्टर ईयर्स उसकी नेफ्रोपैथी आ जाती है, न्यूरोपैथी आ जाती है बिकॉज ऑफ लाइक एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैरासीटामोल या अब्यूज़ ऑफ पैरासीटामोल। एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाती है जो हमें चिल्ड्रन में नज़र आती है क्योंकि उनका जो हेपेटिक ग्लूकोनिडेशन कॉन्जुगेशन है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो जाहिर सी बात है जब उसकी कॉम्प्लेक्स बनेगा ग्लूकुरोनिक एसिड और सल्फेट के साथ तभी वो बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि कोई चिल्ड्रन है जिसका वो है लिवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लिवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कॉन्जुगेशन तो बना ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कि वो तो बॉडी से ही नहीं निकल रहा। जब बॉडी से नहीं निकल रहा तो बॉडी के अंदर रह के वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। सो एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग उधर से हो जाती है। लार्जर डोजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं 150 मिलीग्राम पर kg इन चिल्ड्रन और कम से कम 10 मिलीग्राम, बस ये उसका सेफेस्ट विंडो है। ना इससे ज़्यादा जाना है ना उससे कम जाना है। कम तो जा सकते हैं इन केस अगर पेशेंट का वेट या किसी जो चिल्ड्रन है उसका वेट कम है तो यू कैन डिक्रीज द डोज ऑफ द ड्रग, लेकिन 150 मिलीग्राम से ज़्यादा आपने नहीं जाना। मैनिफेस्टेशन क्या है कि नोज़िया इससे आ जाता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन एंड लिवर टेंडरनेस। लेकिन हमारी कम्युनिटी ने पैरासीटामोल खा खा के अपने आप को इतना उस पर यूज टू कर दिया है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एज सच फील नहीं होती। आफ्टर 12 to 18 आवर्स क्या होता है कि वो रेनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया एंड कोमा, ये बहुत ही सवेयर केसेस हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल की कंसनट्रेशन को कंज्यूम कर लिया है तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि रेनल मतलब अगर आपने 150 मिलीग्राम को भी एक्सीड कर दिया है तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग में ये आ जाता है कि रेनल ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस आपके पास आ जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया आ जाता है और कोमा के भी केसेस भी आ जाते हैं। जॉइंडस हो जाता है आफ्टर 2 डेज अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसमें पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो चुकी है। हाई डोज पॉइजनिंग होगी तो फिर आपके पास हेपेटिक फेलियर आ जाएगा और डेथ वगैरह आ जाएगा। N-acetyl benzoquinone is a highly reactive arylating minor metabolite और ये detoxified by conjugation with glutathione. Glutathione is basically a chemical substance जो आपका कहाँ रिलीज़ होता है, लिवर में रिलीज़ होता है। तो ये जो conjugation है N-acetyl benzoquinone अमाइन की ये इसके साथ conjugate हो जाता है और बॉडी से निकल जाता है। Larger doses of paracetamol glucuronic capacity gets saturated and more जितने ज़्यादा ग्लूकुरोनिक एसिड और जितना ज़्यादा ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में होगा उतना ज़्यादा पैरासीटामोल आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा। हेपेटिक ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो गया, मेटाबोलाइट्स जो है बाइंड कोवेलेंटली टू द प्रोटीन्स इन द लिवर एंड रेनल ट्यूब्यूलर सेल्स और वो नेक्रोसिस कॉज करता है। फॉर एग्जांपल देखो नॉर्मल मैकेनिज्म तो बॉडी का यही है ना कि वो ग्लूटाथायोन और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसी बॉडी है जिसमें ग्लूटाथायोन की कंसनट्रेशन या ग्लूकुरोनिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो है ही कम, देखो हेपेटिक ग्लूटाथायोन डिप्लीटेड, अगर उसकी कंसनट्रेशन ही कम है तो अब ये जो पैरासीटामोल के मेटाबोलाइट्स हैं ये किसके साथ बाइंडिंग करेंगे, ये बाइंडिंग करेंगे द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन लिवर एंड द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द किडनी। जब उनके साथ वो करेंगे तो अल्टीमेटली नेक्रोसिस कॉज हो जाएगा और जब नेक्रोसिस कॉज होगा तो यू नो कि लिवर और जो किडनी के सेल्स हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ट्रीटमेंट किस तरह होगी कि जो अर्ली केसेस हैं उसमें आपको वॉमिटिंग के सिम्टम्स नज़र आएंगे तो आप किसी भी तरह की एक्टिवेटेड चारकोल या जो वॉमिटिंग के लिए स्टमक वॉश और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यूज़ करके पेशेंट को उसी टाइम के लिए बचा सकते हैं। बाकी ये नीचे वाला आपके काम की चीज़ नहीं है।
So this is all for today. Steroidal anti-inflammatory drugs. I will be making another video for that. Hope you will understand it. जितना हम लोगों ने पढ़ा और आई होप सो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा. आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी बुक को साइड पे खोलें और उससे स्टडी करें साथ साथ, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं. थैंक यू सो मच.